नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके भाग 32 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 32 है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद नाटक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो तीनों नाटक हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन तीनों नाटक के रचयिता हैं हर्षवर्धन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन के द्वारा जो है ये तीनों नाटक लिखे गए हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तथा हर्षवर्धन के समय में ये एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था वेन सॉन्ग। क्या नाम था इसका? तो वेन सॉन्ग जो था चीनी यात्री, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी के भागीदारी की जो भर्त्सना है किसके द्वारा की गई थी? मतलब खिलाफत आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था तो उनके हिस्सेदारी की जो भर्त्सना है किसने की थी, आपको बताना है। तो खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी के भागीदारी की जो भर्त्सना है यह की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की गई थी खिलाफत आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है किस जगह से हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत थी यह किस जगह से हुई थी? तो मुंबई में एक जगह है ग्वालिया टैंक, आप याद देखिएगा, मुंबई के ग्वालिया टैंक से जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 में। तथा इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर या नाइटहुड की जो उपाधि है उसका परित्याग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की जो उपाधि वह किसने लौटा दी थी? तो इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई थी अंग्रेजों को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को पूना में आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था किस आंदोलन के दौरान, आपको बताना है। तो महात्मा गांधी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद कर दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को जो है लंदन में गोली किसने मारी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है लंदन में ओ डायर को गोली किसने मारी थी? जनरल ओ डायर को। तो इनका नाम था उधम सिंह। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जो था ओ डायर, इसको गोली मारी थी लंदन में उधम सिंह ने। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो प्रसिद्ध कथन है किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो प्रसिद्ध कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। पहला था केसरी समाचार पत्र और एक था मराठा समाचार पत्र। तथा केसरी जो समाचार पत्र था यह किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो मराठी भाषा में। तथा जो मराठा समाचार पत्र था यह किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो अंग्रेजी भाषा में। तो दोनों आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था, एक केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में और दूसरा मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में। तथा अंग्रेजी सरकार ने इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया था किस समाचार पत्र को लेकर? तो केसरी में इनके प्रकाशित लेख के आधार पर जो है केसरी में जो लेख बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किए गए थे इन लेखों के आधार पर ही राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा एक व्यक्ति का नाम था वैलेंटाइन सिरोल, इनका भी नाम आप याद देखिएगा। एक व्यक्ति का नाम था वैलेंटाइन सिरोल। तो ये जो वैलेंटाइन सिरोल था इसने जो है क्या कहा था?
कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये भारतीय अशांति के जनक हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये भारतीय अशांति के जनक हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 29 अप्रैल 1916 को। आप याद रखिएगा 29 अप्रैल 1916 को जो है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। जो होम रूल लीग थी दो लोगों के द्वारा स्थापित की गई थी। एक होम रूल लीग जो एनी बेसेंट ने स्थापित की थी और दूसरी जो होम रूल लीग थी वह बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित की थी। दोनों आपको याद रखना है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो होम रूल मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। एक होम रूल लीग की जो स्थापना है एनी बेसेंट ने की थी और दूसरे होम रूल लीग की जो स्थापना है बाल गंगाधर तिलक ने की थी 29 अप्रैल 1916 को। तो दोनों अलग अलग होम रूल लीग थी, दोनों को आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त और लौह की जो नीति है किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बलबन के द्वारा जो है रक्त और लौह की जो नीति है वह अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, पास की वस्तु तो स्पष्ट यानी कि साफ दिखती है किंतु दूर की वस्तु धुंधली नजर आती है। तो यह किसका मतलब यह किस दोष का कारण होता है आपको बताना है। तो जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसको जो है क्या दिखाई देता है? पास की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई पड़ती है किंतु दूर की वस्तु उसको धुंधली दिखाई पड़ती है निकट दृष्टि दोष में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं हम? तो अवतल लेंस। आप याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? तो एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 कैलोरी यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्यूबा जो है इसको विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील इनमें से कौन है? तो विश्व की सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक खारे पानी की झील है वह है लेक वॉन झील। यह आपको मिलेगी टर्की में। कहाँ पे? तो टर्की में आपको मिलेगी लेक वॉन झील। तथा यह विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील है। तो आप इसे याद रखिएगा, लेक वॉन झील जो है सर्वाधिक खारे पानी की झील है, आपको मिलेगी यह टर्की में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो सुपीरियर झील है यह विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप याद रखिएगा जो सुपीरियर झील है यह विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तथा यह अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो विक्टोरिया झील है इससे जुड़े भी फैक्ट आप याद रखिएगा। जो विक्टोरिया झील है यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। आप ध्यान दीजिएगा जो विक्टोरिया झील है यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, इससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर स्थित दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जम्मू कश्मीर में जो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन है यह किस नदी पर है? तो यह आपको मिलेगा चिनाब नदी पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चिनाब नदी। अगला इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा राजमुंदरी में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजमुंदरी में जो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेगा राजस्थान में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में जो है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव का जो औसत ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है 120/80 Hg। तो आपको बताना है कि इसमें जो है Hg का मतलब Hg होता है वह क्या प्रदर्शित करता है। तो मानव का जो औसत रक्तचाप होता है वह 120/80 Hg होता है। तो इसमें जो Hg होता है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो पारा को। तो इसे आप याद रखिएगा मरकरी यानी कि पारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैक्सिको और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो रियो ग्रांडे नदी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रियो ग्रांडे नदी जो है मैक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो की जो तीव्रता है वह किसके द्वारा मापी जाती है? तो टॉर्नेडो की जो तीव्रता है यह किसके द्वारा मापी जाती है? तो फुजीटा स्केल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फुजीटा स्केल के द्वारा जो है टॉर्नेडो की तीव्रता मापी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र आपको बताना है कौन सा है। तो अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। तो आप इसे याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री जो था यह अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था, और मैत्री दूसरा था और भारती तीसरा था। तो तीनों आपको याद रखना है, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था दक्षिण गंगोत्री, मैत्री दूसरा था और तीसरा था भारती। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट। तो इसे आप याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है यह आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में। तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो चलिए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, लिन डैन का संबंध किससे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक खिलाड़ी है लिन डैन, आपको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो लिन डैन एक प्रतिष्ठित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थे तथा ये किस देश के हैं, तो ये चीन के रहने वाले हैं। चीन के ये प्रतिष्ठित बैडमिंटन खिलाड़ी थे तथा इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है, इसी कारण से ये न्यूज़ में चल रहे हैं। तथा ये 2 बार जो है ओलंपिक खिताब जीत चुके हैं। आप याद रखिएगा, ये 2 बार ओलंपिक खिताब जीत चुके हैं, एक बार 2008 के ओलंपिक में और एक बार 2012 के ओलंपिक में जो है लिन डैन ने ओलंपिक खिताब जीता हुआ है। तथा ये 2012 का लंदन में हुआ था। आप याद रखिएगा, 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स हुआ था और 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था, इन दोनों में जो है इन्होंने खिताब जीता हुआ था लिन डैन ने। ये चीन के रहने वाले हैं तथा इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी तथा ये बैडमिंटन के महान खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक जो है रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो 2036 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस की राजधानी आपको मिलेगी मास्को। क्या है, रूस की राजधानी मास्को है। यहाँ की करेंसी को हम कहते हैं रूबल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड आउटलुक जो रिपोर्ट है यह कौन सा संस्थान जारी करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है IMF के द्वारा जो है वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट हर साल प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो प्यार का पौधा जो अभियान है, प्यार का पौधा अभियान जो है यह चलाया गया है बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ये पौधों से रिलेटेड एक अभियान चलाया जाए, इसका नाम वृक्षारोपण मिशन। आप याद रखिएगा, वृक्षारोपण मिशन 2020 जो है यह उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। तथा नई दिल्ली की गवर्नमेंट की तरफ भी एक अभियान चलाया जा रहा है पौधों से रिलेटेड, जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। क्या नाम है, तो दिल्ली की सरकार की तरफ भी एक अभियान चलाया जा रहा है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। तथा मध्य प्रदेश की सरकार भी एक अभियान चला रही है जिसका नाम है थैंक मॉम। यह भी पर्यावरण से ही रिलेटेड, पौधे लगाने से रिलेटेड है थैंक मॉम अभियान, जो कि चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की द्वारा। तो ये चारों जो राज्य सरकारें हैं इन सभी के द्वारा पौधों को लगाने के लिए अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है वृक्षारोपण मिशन 2020, नई दिल्ली की सरकार चला रही है कौन सा मिशन, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, और बिहार की सरकार चला रही है प्यार का पौधा अभियान, और मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है थैंक मॉम अभियान। अगला प्रश्न है, द लीजेंड ऑफ सोहेलदेव नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द लीजेंड ऑफ सोहेलदेव नामक जो फेमस बुक है यह लिखी गई है हाल ही में अमीश त्रिपाठी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमीश त्रिपाठी के द्वारा जो है यह फेमस बुक लिखी गई है द लीजेंड ऑफ सोहेलदेव। वहीं शोभा डे ने कौन सी बुक लिखी है, द लॉकडाउन लाइसेंस। आप याद रखिएगा, शोभा डे के द्वारा पुस्तक लिखी गई है लॉकडाउन लाइसेंस। लाइसेंस का स्पेलिंग होगा LIAISON। तो लॉकडाउन लाइसेंस नामक जो पुस्तक है यह लिखी गई है शोभा डे के द्वारा। अमीश त्रिपाठी ने लिखी है द लीजेंड ऑफ सोहेलदेव। उर्जित पटेल जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट। आप याद रखिएगा, ओवरड्राफ्ट नामक जो पुस्तक है इसका पूरा नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। यह पुस्तक लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। तथा कमलेश सुतार ने भी एक राजनीति पे बेस्ड पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 36 डेज। कौन सी पुस्तक है, तो 36 डेज जो यह पुस्तक लिखी गई है कमलेश सुतार के द्वारा। यह महाराष्ट्र की राजनीति पर आधारित पुस्तक है जिसको कमलेश सुतार ने लिखी है। तो चारों लोगों के द्वारा 4 अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं, चारों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि 2022 का जो वर्ल्ड बुक फेयर होगा इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा।
तो 2022 का जो वर्ल्ड बुक फेयर होगा इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, तथा गेस्ट के रूप में किसको आमंत्रित किया जाएगा, तो फ्रांस होगा इसमें मुख्य अतिथि। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का जो अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है यह स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के रीवा में। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में जो है एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल कहाँ पे खोला गया है। तो हाल ही में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल खोला गया है नई दिल्ली में। तो आप इसे याद रखिएगा नई दिल्ली में, तथा इसका जो संचालन है कौन कर रहा है, तो आईटीबीपी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, तथा यह 10,000 बेड वाला हॉस्पिटल है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तथा आज का लास्ट प्रश्न है, गायत्री कुमार किस देश में भारत की राजदूत बनी है। तो गायत्री कुमार किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ब्रिटेन में जो है गायत्री कुमार भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गायत्री कुमार यानी ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आरआरबी एनटीपीसी की जो 32 नंबर की टेस्ट सीरीज है उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको रोज़ प्रमोशनल वीडियोस में बता रहा हूँ कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जो है वो महंगे होने वाले हैं, तो मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के मूड में हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, जो कि आपके ग्रुप डी के अब एग्जामिनेशंस हैं प्लस एसएससी के एग्जामिनेशंस हैं आपके, तो ज़रूर आप एसएससी कैटेगरी में जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ कि आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है जल्दी बढ़ने वाले हैं, और प्लस अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी चल रहा है जिसके बारे में हम बताएंगे। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे कि आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस को प्रायोरिटीज दी गई हैं, वो आपको मिल जाएंगे, लाइव सेशंस मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, इंटरेक्टिव क्लासेस जिसमें मेरी भी क्लासेस दिखती हैं। कोड यूज़ करना पड़ेगा आपको wimlace@14, ठीक है। wimlace@14 जैसे ही कोड यूज़ करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 20% ऑफ अभी मिल जाएगा, प्लस अप टू 10% तक ऑफ जो है वो कॉइन से भी मिल जाएगा। तो अप्रॉक्स 20 to 30% तक ऑफ पा सकते हैं। तो जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूँगा जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस का और कम पैसे में आप इसका फ़ायदा उठा सकें। प्लस अभी देखिए मैंने बताया कि 29 जुलाई तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड या क्या यूज़ करना है, कोड वही यूज़ करना है VIMLESH, ठीक है, wimlace@14। इस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शंस में ऑफ पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, wimlace@14 कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन में 20% का ऑफ पा सकते हैं, और प्राइजेस आपके जो बढ़ने वाले हैं उससे भी आपको रियायत मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। अगर आप उसके इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं हम आपको लाइव क्लास में।